नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी का जो यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड का जो अंतिम टॉपिक है, जैसे कि आप सब सिलेबस से ये देख सकते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपका पूरा सिलेबस है। ये लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का, मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी। अब देखिए, ये जो लार्जर जो थीम है वो इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर हमें ये पढ़ना है इस यूनिट को। तो मीडिया एंड डेमोक्रेसी ये हमारा टॉपिक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आएंगे ये दोनों टॉपिक कि मीडिया कैसे एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के अंदर, और सिविल सोसाइटी किस प्रकार एक इंस्टीट्यूशन है। अगर हम देखें लार्जर पिक्चर देखें डेमोक्रेसी का, तो देखिए मीडिया, और ये आपका यहाँ पे आता है मीडिया, जो कि किस फ्रेमवर्क के अंदर आता है, चेक्स ऑन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से वॉच डॉग का काम करता है। वॉच डॉग कि जो भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज है, गवर्नमेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट की जांच पड़ताल के लिए, या चेक्स ऑन गवर्नमेंट। और वहीं पे अगर हम बात करें जो डेमोक्रेसी का जो दूसरा जो फ्रेमवर्क है, पार्टिसिपेटरी इनलार्जमेंट, तो यहाँ पे आपका सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन यानी सिविल सोसाइटी का रोल सामने आता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, CSO। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मीडिया या प्रेस है, मीडिया या प्रेस, उसके लिए कोई अलग लॉ नहीं है, जो कि आगे हम देखेंगे। वो किसके अंदर आता है, सिविल लिबर्टीज यानी फंडामेंटल राइट्स के तहत ही हमारा जो मीडिया का राइट्स है वो आता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को, मीडिया और सिविल सोसाइटी को एक लार्जर फ्रेमवर्क से पढ़ने से पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए कि जो मीडिया और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे नागरिक समाज बोला जाता है, जो कि अभी हम इंडिविजुअली भी देखेंगे कि नागरिक समाज से हम क्या समझते हैं, मीडिया से क्या समझते हैं। तो ये मदद क्या करता है कि जो हमारा जो लोकतांत्रिक जो शासन है उसमें जवाबदेही सुनिश्चित करता है या उसकी निगरानी करता है। ये जो लोकतंत्र है हमारा, उसकी निगरानी, देखरेख, लोकतांत्रिक शासन की जवाबदेही नागरिकों के प्रति, इन सब के ऊपर फोकस रखता है, या फिर उनकी जो कर्तव्य है, जो ड्यूटीज है, उनको सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो हम सब किस तरीके से देखते हैं, देखिए इन टर्म्स में हम समझ सकते हैं कि ऑल सेक्टर्स कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। जो मीडिया और सिविल सोसाइटी है ये क्या देखता है, या ये इसका जो इम्पोर्टेंट जो योगदान है, जो क्या है कि मॉनिटर करना होता है, यानी देख रेख, निगरानी करना होता है कि सभी क्षेत्रों में कानून और विनियमों का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि सभी जो जितने भी सेक्टर हैं गवर्नमेंट के, या फिर जो भी संस्थाएं हैं, जो भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, वो कानून और नियम को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरा क्या है, रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स, कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या उनको उतना तजुर्बा मिल रहा है, उनका सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा, या कहीं पे जो ह्यूमन राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको दबाया तो नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ कमिटमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट, ऑब्लिगेशन एंड पॉलिसी स्टेटमेंट, कि देखो गवर्नमेंट की कुछ कमिटमेंट्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो DPSP में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्या इसके तहत सरकार काम कर रही है, नहीं कर रही, सरकार अपनी जितने भी वचनबद्धता है या जो प्रतिबद्धता है उनको पूरा कर रही है, नहीं कर रही, तो उसके ऊपर डिस्कशन करता है। तो आगे हम देखेंगे कि सिविल सोसाइटी और मीडिया किस तरीके से इन सभी सेक्टर्स में अपना रोल किस तरीके से देगा। जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसकी देख रेख करता है कि जो सरकार पैसा भेज रही है। तो जैसे आप सबने सुना होगा कि मीडिया जो है कई बार जो करप्शन है, जो पब्लिक स्पेंडिंग है, उसको उजागर करता है कि किस तरीके से कोई अगर करप्शन हो गया है तो उसको किस तरीके से उसको उजागर करना, उसके ऊपर चर्चा करना, सरकार को घेरना। उसके बाद
जो भी पॉलिसीज हैं कि वो किस तरीके से कार्य कर रही है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मनरेगा पॉलिसी देखें जिसमें 100 दिन का गारंटीड रोजगार जो मिलता है ग्रामीण या फिर शहरी लोगों को, जिसमें कि वो किस तरीके से क्रियान्वित हो रही है जमीनी स्तर पर, और क्या इफेक्टिवनेस है कि जो भी सरकार ने पॉलिसीज अपनाई है, जो भी नीतियां अपनाई है, क्या वो प्रभावकारी तरीके से कार्यान्वित है या नहीं है, उन सब के ऊपर मॉनिटर करता है। तो ये जितने भी काम है, ये जितने भी कार्य हैं, इनकी क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है गवर्नमेंट की। ठीक है, नागरिक समाज और मीडिया निम्नलिखित क्षेत्रों की निगरानी और देखरेख करके लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अब हम एकदम टिपिकली अब मीडिया का एक मीनिंग समझते। देखिए मीडिया का ना लार्जली आप मीडियम से समझिए। मीडियम मनी कि कोई दो एंटिटी है, एक ए और बी। जैसे एक तरफ ये मान लीजिए गवर्नमेंट हो गया, एक तरफ मान लीजिए सिटीजन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन, इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस करवा रहा है, जो ट्रांजैक्शन करवा रहा है, वो आपका कोई मीडियम होगा। ठीक है, तो वो मीडियम बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, मीडिया हो सकते हैं, ठीक है, और भी अन्य संस्था हो सकती है। ठीक है, तो इसी में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे नागरिक समाज बोलते हैं, इसी में एनजीओज भी आ जाते हैं आपके। क्लियर हुआ? अब ये आपको पिक्चर क्लियर होने के बाद कि जो मीडिया है वो एक मीडियम है, यानी माध्यम है। मीडिया क्या हो गया? एक माध्यम हो गया, माध्यम। ठीक है, ये लिखने के बाद अब देखिए ये क्या है। देखिए मीडिया रेफर्स टू कम्युनिकेशन चैनल्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, कि मीडिया वह है जो सूचनाओं को प्रसारित करता है। ठीक है, करने वाले संचार माध्यमों से संबंधित है, कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ट्रांसमिट करना, वो उससे अर्थ है मीडिया का। क्लियर हुआ? तो आज के टाइम में तो बहुत सारे हो जाएंगे मीडिया। एक तो ट्रेडिशनल हो गया, एक नॉन ट्रेडिशनल हो गया। नॉन ट्रेडिशनल में हो गया आपका जो भी इंटरनेट है, फेसबुक है, ट्विटर है, जिसे आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है। और ट्रेडिशनल में आ गया आपका टीवी आ गया, रेडियो आ गया, वो आ गया। हम जब कैटेगराइज करेंगे तो तब हम समझेंगे। बट यहाँ पे जो मीडिया का मतलब क्या है, मीडिया से तात्पर्य सूचना प्रसारित करने वाले संचार माध्यम। संचार माध्यम कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे तरीके के। संचार माध्यम दो तरीके के होते हैं, एक होता है पारंपरिक और एक होता है गैर पारंपरिक। पारंपरिक में टीवी, रेडियो ये सब आ गए, और मैगजीन्स आ गई। पारंपरिक में न्यूज़पेपर आ गए, और गैर पारंपरिक में इंटरनेट आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो टाइप ऑफ मीडिया इसमें दो तरीके की, ट्रेडिशनल जो अभी हमने डिस्कस करा जिसमें न्यूज़पेपर आ गया, मैगजीन आ गया, और मॉडर्न डिजिटल मीडिया जिसमें आपका जितना भी इंटरनेट रिलेटेड है, कम्युनिकेशन हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी जो इंटरनेट के माध्यम से जो सूचना प्रसारित हो रही है, उसे मॉडर्न डिजिटल मीडिया बोला जाता है। उसके बाद वॉरियस इंफॉर्मेशन वर्टिकल्स आर कवर्ड सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ग्लोबल एंड नेशनल न्यूज़। कि देखिए आज जो आपके पास जो सूचनाएं हैं, वो उसका जो आधार है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है, या फिर बहुत सारे विषयों में वो फैल चुका है, कि जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक राष्ट्रीय समाचार जैसी विभिन्न सूचनाएं शामिल हैं। कॉमन मीडिया जो है, जो कॉमन मीडिया टाइप, ये तो आपका हो गया डिजिटल मीडिया से रिलेटेड। आज जो कॉमन मीडिया है, कॉमन मीडिया का टाइप जो होता है, जिसे ट्रेडिशनल बोला, टेलीविज़न हो गया, फ़ोन हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, और इंटरनेट। क्योंकि कॉमन मीडिया में आज के टाइम में ये चीज़ें प्रसिद्ध हो गई। और वहीं पे डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया में स्पेशली सोशल मीडिया कवर होता है। ठीक है, डिजिटल मीडिया यानी सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक में आप खुद लिख सकते हैं, एक में आप केवल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जैसे इन शॉर्ट हो गया, इन शॉर्ट क्या है? एक सोशल मीडिया है। ठीक है, यूट्यूब है, यूट्यूब भी सोशल मीडिया है।
फेसबुक है वो भी सोशल मीडिया, मगर फेसबुक में आपको लिखने और कंटेंट जनरेट करने का वो मिलता है। और ये जितनी भी सूचना है ये किसके माध्यम से हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से जितनी भी सूचनाएं हैं आदान प्रदान हो रही है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर्स, केबल्स, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ये सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ, अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें, ठीक है, डिजिटल मीडिया, इसको देखिए, इसको यही समझिए, एक पारंपरिक होता है, एक गैर पारंपरिक होता है। गैर पारंपरिक में आपका डिजिटल मीडिया आ गया, और पारंपरिक में क्या आ गया? आपका न्यूज़पेपर आ गया, मैगजीन आ गया, टीवी आ गया, रेडियो आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूड ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ये आपका हो गया डिजिटल मीडिया। और लगभग आप सब किसी ना किसी रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन डिजिटल मीडिया से आप जरूर जुड़े होंगे। देखिए, इसको मीडिया का जो संदर्भ है, जो मीडिया को समझना है कि ये एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, एक संस्था के तौर पे क्यों उपयोगी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें दो जो शासन की पद्धति है यानी जो शासन के प्रकार हैं, जिसमें एक आता है, वैसे तो बहुत सारे शासन के प्रकार होते हैं। एक जिसे मोनार्क बोलते हैं, जिसमें राजा रूल करता है। एक ओलिगार्की होता है, जिसमें ग्रुप व्यू रूल करता है। एक अथॉरिटेरियन होता है, एक डेमोक्रेसी होता है। तो ये सब शासन के प्रकार है। तो देखिए, जो अथॉरिटेरियन है और डेमोक्रेटिक रिजीम है ना, वो मीडिया को अलग अलग संदर्भ में देखते हैं, ठीक है। उनका जो अजम्पशन है, जो मीडिया के बारे में जो धारणा है, वो अलग अलग है। देखिए, जो अथॉरिटेरियन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिनायकवाद, अधिनायक, या इसको बोलेंगे निरंकुश भी बोल सकते हैं, निरंकुशवाद भी बोल सकते हैं। तो देखिए, डिफरेंट अजम्पशन है, धारणा, इन दोनों की अलग अलग धारणा है। क्या है कि अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अथॉरिटेरियन, तो जो नॉर्थ कोरिया है, हम कह सकते हैं कि ये अथॉरिटेरियन है, क्योंकि वहां पे तो क्या बोल रहा है ये कि गवर्नमेंट नोज पीपल्स बेस्ट इंटरेस्ट। ये बोलता है कि जो अथॉरिटेरियन है उसका अजम्पशन ये है कि सरकार ये अपने आप में क्लेम कर देते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा अच्छा जानते हैं गांव लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। और वहीं पे जो डेमोक्रेसी है, या जो लोकतांत्रिक जो सरकार है या रिजीम्स हैं, वो ये मान के चलती हैं, या फिर ये धारणा होती है कि गवर्नमेंट में ना कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? गवर्नमेंट में कुछ मिस्टेक हो सकता है कि वो भ्रष्ट हो, करप्ट हो, मिस्टेक कर जाए। तो इसलिए हमें मीडिया की जरूरत है कि मीडिया आपको दोबारा से वो चीजें सुनिश्चित करेगा कि हाँ, आपको लाइन पे लेके आएगा। क्लियर हुआ? तो डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया की जरूरत होती है। इसको लिख लीजिए, डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया क्या बोला जाता है कि सरकार का चौथा स्तंभ है ना, फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? तो क्या है, सरकारें अस्थिर होती हैं और भ्रष्ट हो सकती हैं, गलतियां कर सकती हैं, तो इसलिए हमें सरकार की जरूरत है, मीडिया की जरूरत है, मीडिया की। तो दो तरीके की सरकार की पद्धति और मीडिया को अलग अलग संदर्भ में वो ले रहे हैं। अब देखिए, जो दूसरा अजम्पशन है, जो अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट होती है, यानी अधिनायकवादी जो सरकार होती है, ये वाली, वो ये बोलती है कि समाचार को एक ही काम करना चाहिए। जो सरकार की नीति है ना, उसके लिए समर्थन को उत्पन्न करना चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग केवल समर्थन दे सरकार की नीतियों को। और वहीं दूसरी ओर देखे, न्यूज शुड स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट गवर्नमेंट एक्शन एंड पब्लिक पॉलिसी। दूसरी ओर अगर हम देखें कि जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है, वो सरकार जो समाचार को सरकारी कार्य, सार्वजनिक कार्यों के बारे में आलोचनात्मक सोच प्रोत्साहन करती है, कि नहीं, आप एक अल्टरनेटिव व्यू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो अजम्पशन से हम समझ सकते हैं कि दोनों रिजिम
जो दोनों शासन की जो पद्धति है वो किस तरीके से मीडिया को अपने अध्ययन केंद्र में शामिल करती है। ठीक है, एक तरफ तो क्या है, अथॉरिटेरियन बोल रहा है कि न्यूज शुड इंजेंडर सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि समाचार को केवल यही काम करना चाहिए कि वो सरकार की जितनी भी नीतियां उसके लिए समर्थन हासिल करे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि न्यूज शुड स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कि लोग आलोचनात्मक तरीके से समझ सके कि क्या सही है, एक नीतियों को अच्छे तरीके से समझना, उसका पक्ष और विपक्ष दोनों समझना, मेरिट और डिमेरिट दोनों समझना। तो दोनों जो रिजीम्स है यानी जो शासन पद्धति है, दोनों अलग तरीके से मीडिया को परिभाषित करती है, समझती है। डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो मानती है कि मीडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर सरकार अच्छे तरीके से लोगों के हितों को नहीं जान सकती, करप्ट हो सकती है, अपनी गलतियां कर सकती हैं। दूसरा, समाचारों का ये करती है कि ये जो नागरिक हैं उसके अंदर आलोचनात्मक सोच को पैदा करती है कि वो अच्छी तरीके से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है उस तरीके से चीज़ों को समझे, नीतियों के बारे में उस तरीके का विचार समझे। इस चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि देखिए जो सिविल सोसाइटी है, जो मीडिया है, वो आखिर में कर क्या रही है, उसका एम क्या है कि पब्लिक को अवेयर करना, पब्लिक ओपिनियन को इन्फॉर्म्ड करना, इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन, अवेयरनेस क्रिएट करना। यहां पे ये समझना है कि देखिए जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, इसका ना हमारी कॉलोनियलिटी यानी औपनिवेशिकतावाद से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप समझे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सबको किसी ना किसी तौर पे आपने देखा होगा, चाहे गांधी हो चाहे अम्बेडकर हो, कोई ना कोई संपादक रहा है, कोई ना कोई कविता लिख रहा है, हमेशा जो राइटिंग है वो उनसे जुड़ा हुआ है। हमारे जितना भी स्वतंत्रता संग्राम था उसमें राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया है ना, वो जो राइट है गिवन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके तहत दिया गया? आर्टिकल 19(1) के ए के अंदर। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, 19 का फर्स्ट के अंदर ए, उसी के अंदर आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ मीडिया दिया गया है। इट encourages independent journalism and promote democracy by letting the people voice in their opinion for or against the government actions। ठीक है, कि जो नागरिक है उनका जो ओपिनियन है, ओपिनियन वो क्या होना चाहिए? इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? डेमोक्रेसी से कनेक्टेड है कि अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मीडिया के माध्यम से मैं कुछ सरकार के बारे में नहीं बोल सकता, तो मैं डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता हूं? तो डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पार्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस या मीडिया। और आपने देखा होगा कि जो इन्फ्लुएंस बहुत होता है प्रिंटिंग प्रेस का, जैसे कि हम स्वतंत्रता संग्राम में देख सकते हैं। और ये जो प्रिंटिंग का जो आइडिया है कहाँ से आ रहा है? ये इनलाइटनमेंट से आ रहा है। इनलाइटनमेंट ने क्या कर दिया कि हर चीज को एक तार्किक तरह से समझने और पढ़ने की जरूरत है, उसके लिए मीडिया या प्रेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देख रहे हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी हम पैम्पलेट्स, पेपर्स का प्रयोग कर रहे हैं, लीक का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की आजादी से भी जुड़ा हुआ है प्रेस। जैसे कि मैंने बताया, प्रेस या मीडिया आज दो तरीके की है। ट्रेडिशनल में ये आ जाता है आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट, पोस्टर्स। और जो नॉन ट्रेडिशनल है आपका इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया। ये सारा आपके नॉन ट्रेडिशनल है।
और अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के लिए तो ये बहुत एसेंशियल है, लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है कि कई बार मीडिया को फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट समझा जाता है और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। अगर मीडिया अगर फ्री हो, प्रेस फ्री हो, तो सबसे पहले क्या किया गया, ओपन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज की विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एकदम मुफ्त एक वातावरण उपलब्ध करेगा। अगर जहाँ पे भी मीडिया फ्री मीडिया है, यानी खुली एकदम किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है मीडिया के ऊपर। दूसरा है कि एडवांसेस द कलेक्टिव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर मीडिया स्वतंत्र है तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, सामूहिक ज्ञान समझ आगे बढ़ती है उस समाज की। और मीडिया जो है वो जो हमारा गवर्नमेंट के साथ जो संचार है या फिर जो फीडबैक सिस्टम है उसको मजबूत करेगा। तो कम्युनिकेशन विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अलाउ फॉर पीसफुल सोशल चेंज। कि देखो मीडिया ना एक सोशल चेंज की भी वकालत करता है, एक यानी समाज में परिवर्तन की बात करता है कि जहाँ पे भी उसे अन्याय दिखता है तो मीडिया उसके बारे में आवाज़ उठाता है। और अगर हम मीडिया अगर ठीक से एनालाइज करें तो काफ़ी सारे सामाजिक परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि मीडिया उन सामाजिक कुरीतियों को उजागर करता है जो समाज के लिए खतरनाक है, बुरी हैं। प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स, कि मीडिया का जो राइट्स है, जैसे कि हमने भारत में देखा कि वो इंडिविजुअल से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर इंडिविजुअल आज़ाद है तो मीडिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है तो इंडिविजुअल आज़ाद है। ठीक है, तो इन दोनों एक ही है, मीडिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों एक ही है भारत के संदर्भ में, भारत के संविधान के संदर्भ में। इसीलिए मीडिया के लिए कोई अलग राइट्स की परिकल्पना नहीं करी गई है हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपने एग्जाम में लिखने की कोशिश करिएगा इन सभी को। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें मीडिया और डेमोक्रेसी की, कि मीडिया कैसे एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम, तो भारत के संदर्भ में देखें तो इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया मीडिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इनलाइटेंड सिटीजन। कि मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है किसके लिए, जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए, नागरिकों में जागरूकता आए और एक प्रबुद्ध नागरिक तैयार हो सके, यानी एक इनलाइटन जिसे नॉलेज हो ऐसे नागरिक को तैयार करता है। जागरूक एवं प्रबुद्ध नागरिक तैयार करने इंडियन मीडिया हैज सक्सेसफुली सेव्ड पब्लिक ओपिनियन। आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्शंस में, बहुत सारी जगहों पर जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक का ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन क्या है कि कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी, जैसे हमने बात करा इसमें कलेक्टिव, ये जितने भी लोग हैं, मीडिया, सिविल सोसाइटी, उससे क्या निकल के रहा है, एक समाज का मूड, ये बोलते हैं ना जनता का मूड क्या है। ठीक है, ये जनता की सोच क्या है, जनमत क्या कहता है, जनमत वो निकल के आता है। और जितने भी घोटाले हैं, जितने भी स्कैम्स हैं, उन सब के बारे में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन को बनने के अंदर भी, या फिर जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है मीडिया एक्ट एज अ चेक ऑन द पॉलिटिकल पावर। जैसे कि हमने इसके अंदर भी हमने यही समझा कि चेक ऑन द गवर्नमेंट, चेक्स ऑन द गवर्नमेंट। तो मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जितने भी सरकार के पास पावर है उनके ऊपर एक तरह से कंट्रोल, या फिर एक तरह से जनता के माध्यम से वो लिमिट करने की कोशिश करता है कि सरकार अपने मनमाने तरीके से काम ना करे, मनचाहे मनमाने तरीके से। तो द रोल ऑफ इंडियन मीडिया एक्सटेंड होल्डिंग दोज इन पावरफुल पावर एंड अकाउंटेबल। कि जो मीडिया है, जो भी सरकार में है, सत्ता में है, उनको अकाउंटेबल किस तरीके से, अकाउंटेबिलिटी उनकी इंश्योर करना। दूसरा ट्रांसपेरेंसी को, यानी पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद करना। और जितने भी जो भी गलत करने वाले हैं, या फिर जो करप्शन करने वाले हैं, या फिर जो लोकतंत्र को आहत करने वाले हैं, उनको सामने लाना, ये सब काम है मीडिया का। जैसे कि हमने देखा कि जो मीडिया है एक
क्या है, एक प्राथमिक, एक प्राइमरी सोर्स के तौर पे काम करता है इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में। इंटरव्यू हो गया, स्पीचेस हो गई, पैनल डिस्कशन हो गए, मीडिया प्रोवाइड इंसाइट इनटू द ओपिनियन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरव्यू है, स्पीचेस है, पैनल डिस्कशन के माध्यम से उनकी विचारधारा या उनके बारे में ज्ञान उपलब्ध कराती है हम सबको। ठीक है, आप सबने देखा होगा कि मीडिया कई बार जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, यानी जो प्रतिष्ठित लोग हैं या हस्तियां हैं, उनके साथ भी कई बार बातचीत करके जो पब्लिक की जो एस्पिरेशंस हैं उसको, आकांक्षाओं के बारे में जो जानकारी प्रदान करती है। तो मीडिया का एक तरह से बहुत बड़े लेवल पे कार्य होता है इन माध्यमों से, इंटरव्यू, स्पीचेस, पैनल डिस्कशन के माध्यम से, कि वो लोगों के पास जानकारी उपलब्ध कराए, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आए। ठीक है, और इंफॉर्मेशन कैसी हो, एकदम रिलायबल हो, यानी जिस पे भरोसा करा जा सकता है। आज के टाइम पे आप सब देख रहे हो सोशल मीडिया में कि हर चीज़ फेक हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो जिसके पीछे कोई स्रोत नहीं होता। तो प्लीज़ आप सब जो पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं, कोई भी आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो एक बार उसे डबल चेक जरूर करें कि क्या वो जो इमेज आपके पास आ रही है, क्या वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या वो सत्य है या नहीं है। एक बार जरूर इस चीज़ को देखें, क्योंकि आज के टाइम पे जो इंस्टीट्यूशनल मीडिया का बहुत कम दबदबा हो गया। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसके माध्यम से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिला। बट वो इंफॉर्मेशन क्या वो भरोसे करने लायक है, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है आज के संदर्भ में। क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आ गया कि सामने एक व्यक्ति है और उसी की लिप को अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करके कोई और बात उससे बुलवा दी जाती है। तो कई बार वो फेक होता है। ठीक है, इसलिए प्लीज चेक करें ये चीजें। आज के समाज में तो बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि एआई ने बहुत ज्यादा हद तक समाज को एक तरह से बहुत ही ऐसी परिस्थिति पे ला दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर करें। ठीक है, कोई भी आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई भी चीज सेंड कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार क्रॉस चेक करके फॉरवर्ड करें। उसके बाद आगे की कड़ी अगर हम देखें तो मीडिया हाईलाइट करता है कि कौन सी सरकार की नीति कारगर रही, कौन सी फेल हो गई, कौन जमीनी हकीकत एक तरह से रूबरू करवाती है। और आप सबने देखा होगा कि जो मीडिया है, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो रैली होती है नेताओं की, प्रोटेस्ट, या फिर अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको कवर करती है। जैसे अन्ना आंदोलन के टाइम पे मीडिया किस तरीके से उस चीज को कवर कर रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट्स को। तो ये सब माध्यम से एक तरह से हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, और जिस पे हम रिलाई कर सके मीडिया। मैं इंस्टीट्यूशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। देखिए, जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया की बात आती है तो वो किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन है उसको किस तरीके से बनाता है, यानी जनमत को किस तरीके से निर्धारित करता है। तो जनमत को निर्धारित करने के लिए वो अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, एडिटोरियल्स लिखता है, स्पेशल प्रोग्राम्स करता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन में ये सब चीज़ें, ये प्रक्रियाएं करता है। ठीक है, इंटरव्यू करता है। ठीक है, द कंटेंट इन प्रिंट मीडिया इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन। देखिए, जो प्रिंट मीडिया में जो कंटेंट है, बोलते हैं ना कि न्यूज़पेपर में लिखा गया तो लोग बाग ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन को ज़्यादातर अच्छे से प्रभावित करने में जो प्रिंट मीडिया है वो ज़्यादातर कारगर रहता है। और सरकार ना इसकी कभी अनदेखी नहीं करती है। तो सरकार प्रिंट मीडिया या फिर जो प्रसिद्ध, यानी जो इंस्टीट्यूशनलाइज, जो संस्थागत मीडिया है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करती, हमेशा उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया हैज इंक्रीज इट्स रीडरशिप बाय इनकॉर्पोरेटिंग इफेक्टिव एंड अपीलिंग एलिमेंट्स लाइक पिक्चर। तो देखो, जो प्रिंट मीडिया है ना, देखो कई बार जो इस तरीके की पिक्चर्स, इस तरीके की ग्राफ्स को या मैप को सामने रखती है जिससे वो लार्जर ऑडियंस को अपील कर सके। और वहीं पे अगर हम टेलीविज़न, रेडियो की बात करें तो जो हमारे जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे जो लोग हैं
अशिक्षित है उनको उनके उनके अंदर भी समझ सरकार में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, वो उपलब्ध कराती है। तो एक तरह से जो गैप है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, उस गैप को वो भरती है। उसके बाद हम बात करें स्टोरीज एंड डिस्कशन अबाउट रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ विलेज हेड, कि देखिए जो कई बार क्या होता है कि गांव समाज में जो खाप पंचायत है, जो पंचायत है, वो अगर किसी तरीके से गलत कार्य को कर रही है या फिर किसी और तरीके से गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है या फिर कोई गलत कार्य कर रही है, तो जो मीडिया है उसको उजागर करती है। मीडिया का बेसिकली वहाँ पे काम क्या होता है, नेम एंड सेम, नाम उसको प्रसिद्ध कर देना और उसको एक तरह से सेम शेम कर देना, ठीक है, नेम एंड शेम। और उसके बाद जो भी अगर कोई गलत पॉलिसीज है, कोई गलत नीतियां हैं, तो उसको उजागर या फिर सरकार के माध्यम भी रखना, ये भी उसका कार्य है, या अथॉरिटी के समक्ष रखना जो भी पंचायत जो भी गलत कार्य कर रही है। उसके बाद जो देखें कि मीडिया शासन प्रशासन की खामियों को उजागर करता है, ठीक है। मीडिया सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट डिफेक्ट्स इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फोस्टरिंग अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कि वो किसको ज़्यादा आगे अग्रसर करता है, जागरूकता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। देखिए मीडिया के संदर्भ में हमें एक जो आरटीआई एक्ट है, यानी सूचना का जो अधिकार है, जो सूचना का अधिकार जो ये कानून है, तो 2005 में आया, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इवन ये जो कानून है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये मीडिया और इंडिविजुअल दोनों को सशक्त करता है, और इवन मीडिया को सबसे ज्यादा, इंडिविजुअल कि जो द आरटीआई इज क्लोजली कनेक्टेड विथ फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन, कि देखिए, और हमने देखा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) के ए के अंतर्गत ही मीडिया के अधिकारों की भी बात करी गई है, या फिर मीडिया को इसी आर्टिकल के अंदर रखा गया है। तो आरटीआई एक इम्पॉर्टेंट एक टूल हो जाता है, एक हथियार हो जाता है मीडिया के पास, जो कि सरकार से इंफॉर्मेशन की मांग करता है और उस इंफॉर्मेशन को नागरिक तक पहुंचाने में अपना सक्रिय भूमिका अदा करता है। इस एक्ट के अंदर जितने भी कोई भी नागरिक इंफॉर्मेशन की मांग कर सकता है कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से। देखिए यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी का मतलब यह है कि जो सरकारी संस्थान है या फिर सरकार का जिसमें पैसा लगा हुआ है या सरकार का अनुदान वो प्राप्त करती हो, तो उन सभी से हम इंफॉर्मेशन की मांग कर सकते हैं। बेशक मान लीजिए कोई एनजीओ है, तो हम उस एनजीओ से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सरकार का 1 रुपया भी लगा हो, किसी भी तरीके का अनुदान मिला हो, और उसे वो इंफॉर्मेशन देना ही होगा 30 दिन के अंदर। तो आरटीआई एक्ट के माध्यम से क्या आया कि एक ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी आई, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, किसके अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। और मीडिया ये एक तरह से हम देखें तो ये मीडिया का एक टूल निकल के सामने आया। एक मीडिया का क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंपॉर्टेंट टूल है डेमोक्रेसी के अंदर, कि कहीं हद तक इस एक्ट ने, इस सूचना के अधिकार ने कहीं हद तक जो मीडिया है उसको बहुत ही और मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम देखते हैं कि मीडिया फंक्शन एज अ वॉचडॉग, यानी निगरानी करने वाला इन डेमोक्रेसी, कीपिंग द गवर्नमेंट एक्टिव, कि हमेशा गवर्नमेंट को या सरकार को सक्रिय बनाए रखना, लोगों के लिए कार्य करने के लिए तत्पर बनाए रखना। और देखिए अगर हम बात करें जो मीडिया है, जो शुरुआत किस तरीके से हुआ है मीडिया का, और आज के टाइम में मीडिया किस तरीके से एक पावरफुल एजेंसी के तौर पे सामने आता है। देखिए मीडिया प्ले अ क्रूशियल रोल, ओरिजिनली द मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मीडिया का काम था केवल वो मीडियम के तौर पे काम करता था इंफॉर्मेशन के। मीडिया हैज़ इवॉल्व इनटू अ पावरफुल फोर्सेस, आज के टाइम पे एक पावर फोर्स है, एक पावर का सेंटर है मीडिया, कि मीडिया एक तरह से लोगों को
लोगों के मन में किसी भी धारणा को उतार सकता है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि एक एक शक्तिशाली संस्थान है आज के टाइम पे मीडिया, ठीक है। नो डाउट जो सोशल मीडिया है उसने कहीं हद तक इसको कमजोर करने की कोशिश करा है, मगर हम बात करें प्री सोशल मीडिया से पहले, यानी इंटरनेट से पहले, तो जो मीडिया होता था, जो वो एक इम्पोर्टेंट पिलर और एक इम्पोर्टेंट पावर हुआ करता था। बट लास्ट में देखते हैं कि देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई एंड मीडिया टुगेदर कंट्रीब्यूट अ मोर इन्फॉर्म्ड एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। देखिए, इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन आएगा, ठीक है, इन्फॉर्म्ड, या फिर आपका जो ओपिनियन होगा वो क्या होगा, इन्फॉर्म्ड होगा, यानी अप टू डेट होगा। आप कोई भी धारणा बना रहे सरकार, जैसे वोट डालने से पहले, देखिए इलेक्शन का टाइम आता है, इलेक्शन से पहले आपको आपके एक मत होगा। इलेक्शन में जब वोट डालने जाएंगे उससे पहले आपको ये नॉलेज तो होना चाहिए कि सरकार ने क्या क्या करा। तो डेमोक्रेसी इलेक्शन से जुड़ा हुआ ये इन्फॉर्म्ड ओपिनियन किसके थ्रू मिलेगा, आरटीआई के थ्रू मिलेगा, क्योंकि जो आप ओपिनियन बना रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए या फिर कोई तथ्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। एक लोकतांत्रिक समाज में क्या होगा, पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा मीडिया के माध्यम से या फिर ये आरटीआई एक्ट के माध्यम से। कि फिर आप इन पॉइंट्स को एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं कि कैसे जो मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि उसी पे जो जेन्युइन फेयर इंफॉर्मेशन, किसी तरीके की अगर खामी है, विसंगति है, मिस इन्फॉर्मेशन है, हेर फेर है, उन सबको दूर करने में मदद करता है, एकदम प्योर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है मीडिया। मगर क्या आज के संदर्भ में, समकालीन समय में, क्या हम इस पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हैं या इसके ऊपर हमारा अलग अलग मत है? आप सब अपने कमेंट में भी लिख सकते हैं इसका जवाब कि आज के टाइम पे मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए, क्रिटिक ऑफ मास मीडिया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया किस तरीके से काम करता है, ठीक है, कि आज के टाइम पे क्या मीडिया निष्पक्ष तौर पे काम कर रहा है या फिर किसी की गुलामी कर रहा है। देखिए मेन पॉइंट ये है कि मीडिया के माध्यम से बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी सरकारें हैं, पार्टी है, वो अपनी तरफ लोगों को करने के लिए बहुत सारे पैसों का झांसा या फिर जो मनी इनपुट के तौर पे डाला जाता है मीडिया के अंदर। की इवन आप सब ने देखा हुआ है कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके खुद के मीडिया हाउसेस होते हैं, कि वो जैसे हर पार्टी का एक न्यूज़पेपर होता है, हर पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है जिसके अंदर वो चाहते हैं कि लोग उनसे कनेक्ट हो पाए, लोगों से जुड़ पाए। और देखिए एक तौर पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि देखिए जैसे हिटलर जैसे लोग जो है, जो सत्ता में आ पाए, जो लोकतंत्र के माध्यम से ही आए, ठीक है, बट उन्होंने जो मास मीडिया है इसको अच्छे से यूटिलाइज करा, ठीक है, अपने जितने भी विचार हैं लोगों को उसके अंदर झांसे में डालने की कोशिश करें, तो एक परसुएड करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टूल के तौर पे काम आता है, ठीक है। तो मीडिया आज के दौर में आप किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से लिखते हैं? देखिए भारत के संदर्भ में देखा जाए तो मीडिया तो एक तरीके से दो गुटों में बटा हुआ है, केवल दो गुटों में। एक मीडिया जो है पक्ष में बात करता है और एक करता है विपक्ष में। एक पक्ष में बात कर रहा है तो वो केवल पक्ष में ही बात कर रहा है, और कोई भी विपक्ष में बात कर रहा है तो वो केवल विपक्ष में। निष्पक्ष हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा, जो कि दोनों के बारे में देखिए निष्पक्षता का मतलब यह है कि देखिए हर गवर्नमेंट में, हर सरकार में, हर किसी भी नीति के जो नीति होती है उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, ठीक है। मगर आज का जो समाज है वो एक तरह से सेग्रीगेटेड हो चुका है। निष्पक्ष मीडिया नाम का कुछ बहुत कम ही है लोग जो निष्पक्ष हैं। जो विपक्ष में है तो वो भी केवल जो अच्छी चीज़ों को भी इग्नोर करके केवल बुरी चीज़ों को ही हाईलाइट करने में लगे हुए हैं। तो ये दो तरीके से हमारा जो वर्तमान में जो मीडिया है वो कहीं हद तक बढ़ गया है, मगर पूरी तौर पे हम इस बात को कह नहीं सकते, ठीक है। बट ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मीडिया को देखते हैं, क्या मीडिया हकीकत बता रहा है। क्योंकि आज के दौर पे तो देखिए तो मीडिया बहुत सेग्रीगेटेड है, पक्ष विपक्ष में ही है। जैसे मैंने बताया, किसी को
नेगेटिव ही हमेशा 24 घंटे दिख रही है, किसी को पॉजिटिविटी ही 24 घंटे दिख रही है। कि एक विचारधारा है, एक विचारधारा का स्कूल है फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो कि देखिए इसने एक बात करी कि जो मास मीडिया है ना आज के टाइम पे क्या कर रहा है या फिर उस टाइम पे क्या कर रहा था, कि एक तरह से एक माया जाल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप सब देखते होंगे कि वो एडवर्टीजमेंट करता है, तो एक तरह से एक लोगों के अंदर एक व्यवहार को पैदा करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उपयोग करें। ठीक है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि देखिए जो मीडिया है कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर रिवेन्यू जनरेट करना, अपने लिए पैसा कमाना भी एक उसको खड़ा रखने के लिए ज़रूरी है। तो वहीं पे वो देखते हैं कि वो कैपिटलिज्म के अंदर भी आ गया है, यानी वो ऐसी ऐसी व्यवहार को पैदा करने में लगा हुआ है जिससे उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिले। तो ऐसा ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ने उजागर करा कि क्रिटिसाइज पोस्ट वर्ल्ड वार टू कैपिटलिस्ट एंड कंज्यूमरिस्ट ओरिएंटेशन ऑफ पॉपुलर मीडिया फॉर्म्स। ठीक है, कंज्यूमरिज्म की तरफ हमें लेके चल रहा है। और वहीं पे देखें जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो आगे बढ़ता है, वो जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ा के ये बोलता है कि जो डोमिनेंट क्लास है समाज के अंदर, जो ऐसा जो क्लास डोमिनेट क्लास जो समाज के अंदर अपना प्रभुत्व को कायम कर रखा है, वो वही मीडिया को क्या करता है, जो मीडिया है उसको ऑन करता है, यानी उसका मालिक है, और वो क्या चाहता है, अपने प्रभुत्व को कायम करना चाहता है, और वही समाज के अंदर वो उस तरीके का भाव पैदा करता है, यानी कंज्यूमरिज्म, और अपने आप को हमेशा ऊपर बनाए रखने के लिए ऐसी ऐसी धारणाओं को समाज के अंदर प्रचलित करता है जिससे वो है हमेशा ऊपर या फिर टॉप पे बना रहे। हम सबको ऐसी ऐसी चीज़ों की आदत लगवाता है जो हमारे समाज में वो किसी भी प्रकार से ज़रूरी नहीं है, यानी एक उपभोक्तावादी संस्कृति पैदा करता है, ऐसी ऐसी चीज़ों को बेचता है जिसे हमारे वर्तमान जीवन में कोई उसका महत्वपूर्ण ज़रूरत ना हो तो भी हम वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति ही है। ठीक है, और डोमिनेट क्लास चाहता है कि ये वो इस कंटेंट को कंट्रोल करे, ऐसी धारणाएं समाज में पैदा हो जिससे हमारा जो डोमिनेशन है वो बना रहे। तो आप इस आर्ग्यूमेंट को भी लिख सकते हैं मीडिया के टर्म्स में, क्योंकि मीडिया आज के टाइम पे डेफिनेटली मीडिया जो है आज के टाइम में वो एक डोमिनेट क्लास ही हायर करता है। और मीडिया आप देखेंगे कि इवन जो डोमिनेंट क्लास है ये भी किसके लिए, सरकार की जो होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हितों को पूरा करने की कोशिश करता है, सरकार का भी ये प्रयोग करता है। अगर आप सभी को हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी। देखिए इसको भी इंस्टीट्यूशनल थीम के अंदर ही हमें पढ़ना है, जो 3rd यूनिट है। देखिए अगर हम सिविल सोसाइटी का अगर डेफिनेशन देखें तो देखिए सिविल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि ये जो गवर्नमेंट, एक स्फीयर होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है मार्केट और तीसरा होता है फैमिली। इन तीनों के बाद अगर कोई स्फीयर होता है तो उसको हम बोलते हैं सिविल सोसाइटी स्फीयर यानी पब्लिक स्फीयर। ठीक है, और जैसे कि अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिविल सोसाइटी इज अ पब्लिक स्फीयर। ठीक है, सिविल सोसाइटी है क्या, एक पब्लिक स्फीयर है, पब्लिक स्फीयर आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट वहां पे नहीं है, ना मार्केट है ना वहां पे फैमिली है, वेयर सिटीजन्स एंड अ वाइड अरे ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट एंड वैल्यूज एंड सीक्स टू एडवांस द कॉमन गुड। देखिए एक ऐसी जगह जो सरकार, बाजार और परिवार से मुफ्त हो, यानी ये सब चीज़ें यहाँ नहीं आती, और
वो क्या बात करती है कि अपनी मतों के बारे में बात करती है, सामाजिक कल्याण के बारे में बात करती है, यानी सार्वजनिक कल्याण के बारे में बात करती है, और सामाजिक न्याय के बारे में बात करती है। वैसे स्फेयर को हम बोलते हैं पब्लिक स्फेयर। अब देखिए देखिए यहाँ पे ये समझिए कि जैसे दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में पार्क्स होते हैं, दिल्ली में पार्क्स होते हैं। तो देखिए पार्क्स तो क्या हो गया, ये यहाँ पे तो एक डेजिग्नेटेड एरिया है, पार्क है, यहाँ पे आके लोग व्यायाम करते हैं, बातचीत करते हैं। तो देखिए हम कैसे कहेंगे कि ये पब्लिक स्फेयर है, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पे लोग बाग एक्सरसाइज करने भी आते हैं, अपनी बातें भी रखते हैं, अपने परिवार की बातें रखते हैं। मगर जब यहाँ पे व्यक्ति अपनी पारिवारिक बातों से ऊपर उठकर, कि केवल परिवार की बातें नहीं कर रहे हो, अपनी घरेलू बातें नहीं कर रहे हैं, समाज के कल्याण के बारे में बात करें, समाज के कल्याण के बारे में बात करें, सरकार की नीतियों के बारे में बात करें, यानी सरकार की नीति, बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि ये पब्लिक स्फेयर है। तो यहाँ पे कोई पर्सनल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा है, बल्कि जो समाज के ऊपर उसके क्या विचार है, राज्य के ऊपर क्या विचार है, तो हम बोलते हैं कि एक सिविल सोसाइटी है, ये अपने मतों को यहाँ पे रख रही है। तो यहाँ पे निकल के क्या आता है कि जो सिविल सोसाइटी है ये क्या है, एक पब्लिक स्फेयर है, जो कि बाजार, परिवार, फैमिली, सरकार से विमुक्त है। और ये इसका कोई ये उद्देश्य नहीं है कि ये कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट के लिए भाग रहा है, कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट इसका एम नहीं है। क्या एम है? सोशल वेलफेयर, ये एम है। और अगर हम हिंदी वाली डेफिनेशन में बात करें तो सिविल सोसाइटी सरकार, बाजार और परिवार से बाहर सार्वजनिक क्षेत्र है, जहां नागरिक और गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला जुड़ती है, अपने हितों और मूल्यों को व्यक्त करती है और आम भलाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। ये आपकी डेफिनेशन है। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी एनजीओज होती है, तो वो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, ठीक है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और एनजीओ जो समाज की भलाई के लिए कर रही होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो जो सिविल सोसाइटी है वो क्या है, एक बड़ा स्फेयर है। वो क्या है, एक बड़ा स्फेयर है सिविल सोसाइटी, यानी सिविल सोसाइटी, ठीक है। इसके अंदर आपका पब्लिक स्फेयर भी आता है, पब्लिक स्फेयर भी आता है, इसके अंदर आपका एनजीओज भी आते हैं, एनजीओज भी आते हैं, इसके अंदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी आता है, ऑर्गेनाइजेशंस भी आता है, और भी अन्य समूह आते हैं जो कि फैमिली और गवर्नमेंट और मार्केट से अलग हो, ये चीज़ नहीं। तो नॉन प्रॉफिट बातें होती है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। सिविल सोसाइटी एक बड़ा फ्रेमवर्क है, इसके अंदर ये सारे छोटे छोटे जो ये समूह सब सम्मिलित होते हैं। तो आप सब देखते हैं कि कौन कौन से सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं, जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई समुदाय वर्क हो गया, वॉलेंट्री ग्रुप्स आते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस आती है, ट्रेड यूनियंस आते हैं, एनवायरमेंटल ग्रुप्स आते हैं, विमेंस ग्रुप आते हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ग्रुप्स, ये सभी आपका सिविल सोसाइटी का ही पार्ट है। इंटरेस्ट ग्रुप भी शामिल कर लीजिए जो कि तत्कालिक मांगों को रखता है। तो ये सभी सिविल सोसाइटी का पार्ट है। और हमने बताया कि जो सिविल सोसाइटी है वो एक पब्लिक स्फेयर है, जहां पे ये तीन एंटिटी शामिल नहीं होती, उसके बाद की एंटिटी आती है, और उसका नेचर क्या है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल। यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल का ये नहीं है कि हम सरकार की नीतियों पे बात नहीं करेंगे,
कि वहाँ पे सरकारी लोग यहाँ पे शामिल नहीं होंगे, यहाँ पे केवल प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे जो अपनी पारिवारिक बातों को नहीं कर रहे बल्कि सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। In India, civil society often synonymous with terms such as voluntary sector, voluntary organization, non-governmental organization, non-profit। देखिए इंडिया के अंदर ना इन सभी नामों से जाना जाता है सिविल सोसाइटी को, या फिर इसके फॉर्म्स हैं सिविल सोसाइटी के, एनजीओज हो गए, एनपीओज हो गए। तो ये सब नामों से जाना जाता है, एनजीओज, एनपीओज। और देखिए जो इंडियन सोसाइटी का अगर हम देखें तो ये जो संस्थाएं कहीं ना कहीं आप किसी न किसी संस्था से, ऐसी संस्था से ज़रूर डेफिनेटली जुड़े होंगे कि वो एनजीओज में काम कर रहा है, वो एनजीओज के लिए काम कर रहा है। जो ये जो कंसेप्शन है सिविल सोसाइटी का, ये जो टर्म है, ये इसको जो प्रोमिनेंस है, यानी इसको जो प्रसिद्धि जो हासिल हुई वो हुई 1960 या 20वीं शताब्दी के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि हमने देखा कि 1960 के बाद हमने देखा कि सोशल मूवमेंट जैसी परिक्रियाओं का उदय हुआ, यानी सोशल मूवमेंट्स का ऑर्गेनाइज होने लगे पूरे विश्व स्तर पर। एनजीओज आए, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, तब जाके ये जो सिविल सोसाइटी एक जो एंटिटी है वो सामने अस्तित्व में आती है। और इंडियन डिस्कोर्स में अगर हम देखें तो 1980 और 90 के आसपास इसका जो इम्पोर्टेंस है और इसका जो महत्व है वो और निखर कर सामने आता है। अगर हम देखें जैसे मीडिया एक तरह से जो सोशल जो पब्लिक डिस्कोर्स है या पब्लिक ओपिनियन को सेव करता है, उसी प्रकार जो सिविल सोसाइटी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक स्कोर्स को सेट करने के लिए, या फिर जो पब्लिक ओपिनियन है उसको बनाने के लिए। और ये मांग करता है सिविल सोसाइटी, एक सोशल चेंज की मांग करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक समाज या राष्ट्र कल्याण के बारे में बात करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने देखा होगा बहुत सारी एनजीओज हमारे सामने आती है। जैसे आप सबने आरएसएस का नाम सुना होगा, तो आरएसएस भी क्या है, एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, या एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए काम करे, एक समाज में चेंज लाने के लिए काम करे, एक सोशल चेंज लाने के। वैसे ही बहुत तरीके की ऑर्गेनाइजेशन से जो भारत है, जो कि हम बोलते हैं कि विविधताओं का देश है, तो हम देखते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत तरीके की सिविल सोसाइटी है, और हर प्रकार से वो अलग अलग सामाजिक मुद्दों को सामने और उसमें सक्रिय भूमिका या फिर भागीदारी को सुनिश्चित करती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है वो भी सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में एक सेतु का काम करती है, एक पुल का काम करती है, दोनों के ट्रांजैक्शन को करने, दोनों के संबंधों को अच्छा करने में या फिर मांगों को बताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखिए अगर ऐतिहासिक तौर पे अगर हम बात करें, इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो भारत के अंदर ना धर्म और दान, ये दोनों की जो अवधारणा है वो प्राचीन काल से रही है, जिसमें लोग अपना स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवा प्रदान करते हैं, या फिर आप किसी भी तौर पे देख सकते हैं ये दान और धर्म की जो परंपराएं भारत में प्रमुख तौर पे रही है। और देखिए जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो नागरिक समाज संगठन है, वो भी इन्हीं दो प्रिंसिपलों पर आधारित होता है कि लोगों से मांग करता है कि वो स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवा या फिर हमारी संस्थान से जुड़े। तो देखिए ये जो कंसेप्ट है ये भारतीय समाज में पहले से मौजूद है, और एक जो टर्म है सिविल सोसाइटी ये 1960 और 70 के दशक में आता है, मगर जो भाव है, जो सेवा भाव है, वो समाज में हमेशा से रहा है। सेवा और दान का भाव हमेशा से रहा है। कि जैसे अगर हम देखें भारत में धर्म, कर्तव्य और दान देने की अवधारणा पर आधारित स्वैच्छिक सेवा एक दीर्घकालिक परंपरा है। यह सिद्धांत विभिन्न धार्मिक वर्गों और शिक्षाओं में निहित है, जो लोगों को जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करते। द कंसेप्ट ऑफ कर्मा वेयर डूइंग
गुड इन द प्रेजेंट लाइफ अफेक्ट्स द नेक्स्ट इनकारनेशन। कि जो हमारे अंदर ये धारणा है ना भारतीय समाज में कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अगले जन्म में मिलेगा, या फिर अगले जन्म में हमारा और अच्छा प्रभाव रहेगा। तो इन सभी कंसेप्ट्स ने भारतीय समाज को एक तरीके से प्रभावित करा है समय से हर समय। और ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए अपने संस्थाओं की नींव रखते हैं कि भारत में स्वैच्छिक योगदान दूसरे की सेवा पर केंद्रित सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के माध्यम से विकसित हुआ। ठीक है, अगर हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रकार देखें, अगर हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार देखें तो इसमें जो CSO है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो यानी जो नागरिक समाज संगठन है वो बहुत सारी चीज़ों पे आधारित होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं। कुछ तो होते हैं केवल नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, ठीक है। कुछ होता है कम्युनिटी बेस्ड, यानी आप एक समुदाय से आ रहे हैं, उन समुदाय के लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उसको नाम दे दिया कि ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ रिलीजियस एंड फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही माना जाता है, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया। कम्युनिटी बेस्ड में आप कोई कास्ट के सेंटर में रख के हो सकता है, या फिर कोई एक कम्युनिटी है उसके सेंटर में रख के। NGOs में कोई पर्टिकुलर जैसे चाइल्ड इशू के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर विमेन इशू। कुछ होती है मेंबरशिप एसोसिएशंस कि आप कुछ मेंबर्स उसके मेंबर बन के आप उसका पार्ट बनते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप सब एकेडमिक में है तो बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होती है, तो वो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आते हैं। थिंक टैंक हो गई बहुत सारी। सोशल मूवमेंट्स होते हैं, कई बार जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सोशल मूवमेंट्स से जुड़े रहते हैं या सोशल मूवमेंट्स को लीड करते हैं। कुछ जो पर्टिकुलर लोग हैं वो सिविल सोसाइटी माध्यम के माध्यम से CSO के माध्यम से सोशल मूवमेंट्स को तैयार करते हैं। यूथ एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप सब देखते होंगे कि कॉलेज लाइफ में भी आपको NSUI में दिखता होगा, ABVP दिखते होंगे। तो ये सब क्या है, ये भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही आती हैं। तो ये सब प्रकार हैं, ये इन थीमों पे आधारित होती है, कुछ जिसमें रिलीजियस भी है, मेंबरशिप भी है, सभी पर। देखिए उन्हीं टाइप को कंसीडर में करते हुए ये जो वर्ल्ड बैंक का जो डेफिनेशन है उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कि द वर्ल्ड बैंक यूजेस द टर्म सिविल सोसाइटी टू रेफर द वाइड अरे ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो वर्ल्ड बैंक का है वो केवल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में बात करता है, दैट हैव प्रेजेंस इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, जो कि सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में बात करता है। एक्सप्रेसिंग द इंटरेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ देयर मेंबर और अदर्स, जो बात करता है जो उनके जो समूह के लोग होते हैं या फिर अन्य लोगों की भी बात कर सकता है उनके। और ये बेस्ड होते हैं एथिकल, जो मैंने बताया एथिकल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, इन सब लाइनों पे आधारित हो, ये कंसीडरेशनों पे आधारित रहते हैं, या फिलेंथ्रोपिक कंसिडरेशन पे आधारित। तो इन पर आधारित होते हैं, इन पे बेस्ड होते हैं, जो कि डेफिनेशन में भी दिख रहा है कि आपको कोई दिख रहा है कोई कास्ट पे बेस्ड है, कोई इशू पे बेस्ड है, और कोई मेंबरशिप पे बेस्ड है, कोई रिलीजन पे बेस्ड है, कोई आइडिया विचार या एकेडमिक्स पे, कोई सोशल मूवमेंट्स या स्टूडेंट मूवमेंट्स पे बेस्ड है। उसके बाद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर रेफर्स टू a wide array of organization, community group, non-governmental organization, labor unions, indigenous group, charitable organization, faith-based organization, professional association and foundations। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है वो 2-3 मेजर चीज़ों पे फोकस करता है कि उसका जो संदर्भ है सिविल सोसाइटी से वो ये है। पहला तो नॉन गवर्नमेंटल यानी गैर सरकारी, दूसरा है गैर लाभकारी, ठीक है, जिसका जो प्रेजेंस है पब्लिक लाइफ में हो, पब्लिक लाइफ
सार्वजनिक जीवन में, और जो कि अपन लोगों के हितों को प्रेजेंट करता हो, एक्सप्रेसिंग द इंटरेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ देयर मेंबर्स या अदर, जो लोग हैं उनकी समस्याओं के बारे में बात करें या अपने मेंबर्स की समस्याओं के बारे में बात करें, उस संदर्भ में बात करता है वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन। और ये बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड हो सकते हैं, एथिकल लाइन पे बेस्ड हो सकते हैं, कल्चरल लाइन पे बेस्ड हो सकते हैं, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, जितने भी आधार हैं उन सब पे आधारित हो सकता है। अब देखिए मार्क्सिस्ट डेफिनेशन को अगर हम देखें ध्यान से, तो देखिए इकोनॉमिक्स एक थोड़ा सा इसका मेजर पॉइंट रहता है। देखिए मार्क्सिस्ट जो डेफिनेशन है सिविल सोसाइटी की, वो बात करती है सिविल सोसाइटी इनकम्पासेस बोथ द वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड ऑफ द स्टेट एंड द फैमिली। देखिए जो सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या है, आउटसाइड द स्टेट एंड फैमिली और स्टेट के आउटसाइड होती है। और दीज इंक्लूड्स कल्चरल, रिलीजियस बॉडी, ठीक है, ये कल्चरल हो सकती है, रिलीजियस बॉडीज हो सकती है, या वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अराइजिंग आउट ऑफ इन इकोनॉमिक एंटिटी। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो ये आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं या आर्थिक संस्थानों से उत्पन्न संगठन शामिल होते हैं, यानी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है इनका जो बेसिस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से निकल के आनी चाहिए, या तो चाहे वो रिलीजियस हो सकती है, चाहे कल्चरल हो सकती है, मगर ये हमेशा स्टेट और फैमिली से अलग रहेंगी। स्टेट और फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो मार्क्सिज्म इस तरीके से डिफाइन करता है सिविल सोसाइटी को। अगर हम फंक्शंस की बात करें, जो कार्य है सिविल सोसाइटी का, अगर कार्य देखें तो सबसे पहले जो कार्य है वो है जागरूकता को फैलाना, जागरूकता उत्पन्न करना। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हो 2010 का, अरविंद केजरीवाल है ना, अन्य, और एडवोकेसी करता है, लोगों के बारे में, लोगों के लिए वकालत करता है, यानी कोई अपराधी नहीं है या फिर कोई किसी को गलत तरीके से अपराधी ठहरा दिया तो सिविल सोसाइटी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर। तीसरा देखिए तो मोबिलाइज करता है, यानी संगठित करता है, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए विभिन्न तरीके के रिपोर्टरीज का तैयार करता है, ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है जिससे वो लोगों को मोबिलाइज कर सके, अपने साथ जोड़ सके, ठीक है। नुक्कड़ नाटक हो गया, विभिन्न तरह के फैसिलिटेशन, वो फैसिलिटेट करता है, यानी लोगों के समूहों को फैसिलिटेट करता है। कई बार एक सिविल सोसाइटी जो होती है, जो अन्य जो कोई आंदोलन चल रहा है तो उसको फैसिलिटेट करती है, यानी उसको बढ़ावा देना या उनको किसी तरीके की सहूलियत उपलब्ध कराना, ये सब शामिल है। आगे देखें तो सर्विस डिलीवरी, यानी जो सिविल सोसाइटी है वो क्या बात करते हैं कि नागरिकों को जो उनकी सेवाएं हैं वो मिलनी चाहिए, या उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनके राइट्स मिलने चाहिए, उसकी वकालत करता है। मॉनिटरिंग, यानी सिविल सोसाइटी क्या करता है, अपने जो डिबेट, डिस्कशन या फिर वार्ता या फिर विचारों का आदान प्रदान से ही क्या करता है, राज्य की जो गतिविधियां हैं या नीति है या उसके फैसलों के ऊपर निगरानी रखता है, या फिर उसको उसको एक तरह से सीमित करने या उसका जो कार्य करने की दक्षता है यानी इफिशिएंसी, उसको बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। तो मॉनिटरिंग भी करता है, यानी सरकार के ऊपर। उसके बाद है रिकॉर्ड भी रखता है कि किस तरीके से ये कार्य हुआ। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी है जो कि रिकॉर्ड तैयार करती है कि सरकार इस तरीके से काम कर रही है, इस तरीके से नहीं कर रही, सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो रिकॉर्ड्स भी तैयार करती है। तो ये प्रमुखता से कार्य है, वन बाय वन करके आपको हर चीज़ को समझाना है अपने आंसर्स में, और कि ये फंक्शन होते हैं, ये कार्य हैं नागरिक समाज के कार्य यानी फंक्शन। जब फंक्शंस आप समझ गए तो इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी भी समझ जाएंगे कि देखिए एक तो ये अगर हम मार्क्सिस्ट डेफिनेशन को हटा दें तो ये नॉन इकोनॉमिक एंड नॉन स्टेट एंटिटी है, यानी गैर लाभकारी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इकोनॉमी का मतलब है ये गैर लाभकारी है, गैर लाभकारी।
और गैर सरकारी संस्थान है। ये मॉनिटरिंग एड इफेक्टिव मतलब जो सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में मददगार साबित होती है। और कई बार जो समाज में संघर्ष होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको रिजॉल्व करने में भी मददगार साबित होता है कि सिविल सोसाइटी के माध्यम से सरकार नागरिकों की समस्याओं को ख़त्म करने या फिर उसको समाधान करने में कई बार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी प्रयोग करती है। यानी मीडिएट भी करता है ये सरकार, मध्यस्थता भी करता है। उसके बाद देखें प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, लोकतांत्रिक प्रथाओं को बढ़ावा दे देती। कि लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों का शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो, कि जो नीति निर्माण हो रहा है तो उसमें भी लोगों का आवाज़ हो। कोई भी नीति, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, कि कोई भी नीति बना रही है सरकार तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें व्यू पॉइंट हो, मतलब सरकार लोग डिस्कस करें, वे जो व्यक्ति है या फिर जो जनता है वो कटी हुई ना हो, वो जनता के भी जो फैसले हैं, जनता की मांग है, जनता की ज़रूरतें हैं, वो डिसीजन मेकिंग यानी नीति निर्माण में स्पष्ट हो। उसके बाद है मोबिलाइजिंग द मार्जिनल्स, जो हाशिए पे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी बात रखता है सिविल नागरिक संगठन। उसके बाद देखें एक्सपोजिंग करप्शन। देखिए बहुत सारे जो संगठन हैं, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो था, ये जो नागरिक समाज संगठन ही तो था जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करा और ये कि सरकार में ये करप्शन है इसको उजागर करा। तो जो नागरिक समाज संगठन है या जो नागरिक समाज है वो भ्रष्टाचार को भी उजागर करता है। क्रिएटिंग इन्वायरमेंट फॉर रीजनल इंटीग्रेशन, कि देखिए ऐसे इन्वायरमेंट तैयार करता है, ऐसे क्षेत्र को तैयार करता है जिससे ना जो लोगों के बीच में एकता स्थापित हो, यानी क्षेत्रीय एकीकरण के लिए वातावरण तैयार करता है कि लोग सब अपनी कास्ट, धर्म, जाति, नस्ल को छोड़ करके समस्या के लिए सामने आए। ऐसी परिस्थिति भी तैयार करता है नागरिक समाज। अब अगर हम बात करें कि जो नागरिक समाज की शक्ति यानी स्ट्रेंथ यानी क्षमता यानी शक्ति, तो नागरिक समाज की शक्ति किस तरीके से, देखिए ये एक एजेंट होता है चेंज लाने में, परिवर्तन, समाज में परिवर्तन लाने का क्या है, एक एजेंट है। तो देखिए जो स्ट्रेंथ है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, हाई एक्सेप्टेबिलिटी, ये लोगों को एक्सेप्ट करता है, यानी अपने संगठन में अपने अंदर जो लोगों को भागीदारी है उसको बढ़ाता है। तो हाई एक्सेप्टेबिलिटी होती है। इंटरनेशनल नेटवर्क होते हैं, कि देखिए बहुत सारी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे होते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय वो एक छोटी केवल जातीय क्षेत्रीय भावनाओं से नहीं लड़ रहे होते या उस आयाम से नहीं लड़ रहे होते। उनका जो दृष्टिकोण होता है वो मानवतावाद होता है। तो इसलिए कई बार जो उनको अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी समर्थन मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिलता है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन चालू करिए जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो सके। प्रोफेशनल ऑपरेशन होता है कि कई बार ना जो उनके जो उपाय होते हैं बहुत प्रोफेशनल सटीक होते हैं, जो कारगर होते हैं, जिससे लोगों को एकत्रित करा जा सकता है। सरकार के सामने सरकार को हम बांध सकते हैं, सरकार को हम उत्तरदायी बना सकते हैं। तो इस तरीके से वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर काम करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। क्योंकि देखिए सिविल सोसाइटी के अंदर जो लोग आते हैं वो वॉलंटरी आते हैं, यानी स्वैच्छिक आते हैं, तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉट बाउंड बाय रूल्स, कि वो रूल्स से नहीं बंधे होते मगर फिर भी एक स्ट्रक्चर होता है और इससे क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते हैं। तो अगर कोई चीज़ रूल्स में बंधी रहेगी तो वो उसकी जो सीमाएं तय हो जाती है। और ये नॉट बाउंड बाय रूल्स में तो ये नए नए मेथड्स को ईजाद कर सकते हैं, नए नए मेथड्स के माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ है सिविल सोसाइटी का। देखिए अगर हम बात करें कुछ वीकनेसेस भी हैं सिविल सोसाइटी की। देखिए सिविल सोसाइटी एक चीज़ में तो बहुत अच्छा है कि प्रोटेस्ट करने में, मगर उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या होता है ये सिविल सोसाइटी में एक लैक करता है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। और भी हम देखें तो लोग जैसे भारत में अगर देखेंगे तो जेपी मूवमेंट, जनता जयप्रकाश नारायण
के आंदोलन के बाद भी समाजवादी पार्टियां कैसे निकली, और अन्ना आंदोलन के बाद भी आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी। तो हम देखते हैं कि करियरिज्म एंड प्रमोटर्स रहते हैं, यानी प्रमोटर्स जो हैं उनको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है, दूसरा करियरिज्म होता है। जो इन सिविल सोसाइटी से लोग जुड़े होते हैं तो वो अपने करियर का भी ध्यान रखते हैं, उस हिसाब से अपने फैसले और जो सिविल सोसाइटी का जो रास्ता है उस तरफ वो तय करते हैं। दूसरा डिपेंडेंसी ऑन डोनर्स, जो भी इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में मदद कर रहा है, वो उनके ऊपर भी इनकी जवाबदेही होती है। तो एक तरह से डिपेंडेंट होते हैं डोनर्स के ऊपर। एक्सपेंसिव सर्विस डिलीवरी, जो कि ये जितने भी सेटअप तैयार करते हैं, यानी जो ये मंच तैयार करते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं डोनर्स की ज़रूरत होती है। और कई बार क्या होता है कि जो इश्यूज ये लेते हैं, जो नागरिक समाज के अंदर जो इश्यूज लिए जाते हैं वो कई बार फैशनेबल होते हैं, तो ऑर्गेनिक नहीं होते, कि जो नागरिक की दैनिक जो समस्या है उनको डील नहीं करते। कई बार ये फैशनेबल कॉजेस पे काम करते हैं। लिमिटेड एक्सेस होता है, कई बार लोगों यहाँ जो मेन लीडर है उन तक लोग पहुँच नहीं पाते क्योंकि एक हायरार्की हो जाती है। तो ये सब वीकनेसेस हैं नागरिक संगठन में, क्योंकि आखिरकार हमने शुरू में जो डेफिनेशन पढ़ा था कि सिविल सोसाइटी इज़ अ पब्लिक स्फेयर, वो पब्लिक नहीं हो जाता, वो कहीं हद तक जाके वो सिंक्रेटिक हो जाता है, यानी बहुत कुछ लोगों का समूह बन जाता है। ये सब समस्याएं नागरिक समाज में। ये में अगर वही अंतिम में हम देखें, जो सिविल सोसाइटी है वो क्या करती है, जो पार्टिसिपेशन है वो यानी जन भागीदारी जो है उसको वृहद करती है। और हम देखते हैं कि जो मीडिया और सिविल सोसाइटी का लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है, कि कई बार मान लीजिए अगर मीडिया अगर आपकी ठीक तरीके से प्रभावी नहीं होती तो वहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस यानी सिविल सोसाइटी जो है वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सकती हैं। तो दोनों ही संस्था डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी डेमोक्रेसी के लिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और उसका जो वैल्यू है, जो उसका जो महत्व है वो हमेशा बना रहेगा लोकतंत्र के अंदर में। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।